मुझे याद आया कि आपने एक बारी ऐसी कोई खबर छाप दी थी, जैसे छोटा शकील को अचानक से लगा कि विवेक अग्रवाल जी से फौरन बात होनी चाहिए। वो क्या किस्सा था कि मैंने सुना कि अखबार में लगातार छोटा शकील के कॉल आ रहे हैं और उसके बाद वो आपसे बात करना चाह रहा था, क्या हुआ था तो? एक कोई बहुत बड़ा मर्डर हुआ था उसी समय में, किसी बड़े पॉलिटिशियन का या किसी बिल्डर का। मैं वो एकदम एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ वो कौन सा मर्डर था। तो उन दिनों मैं जनसत्ता रिसाले में काम करता था और क्राइम देखा करता था। तो मेरी अमूमन ये था कि मैं 6-7 बजे के दरमियान दफ्तर पहुंचता था और अपनी खबरें सबमिट करके 10-11 बजे तक मैं रुखसत हो लेता था। फिर मेरी मुंबई शहर में आवारगी शुरू हो जाती थी। तो उस बीच में अंडरवर्ल्ड के लोग हैं या इन्फॉर्मर्स हैं या इंटेलिजेंस के लोग हैं या क्राइम ब्रांच के लोग हैं, वो सब लोग रात में ही मिला करते थे। तो उनसे बातें होती रहती थी और फिर 2-3-4-5 बजे जब काम ख़त्म हुआ तब घर जा कर के सोया करते थे। उस वक्त मेरा एवरेज स्लीपिंग आवर्स 2 घंटे था। अरे हाँ, ये करीब 1985 से 2015 तक ये सिलसिला चला। क्या बात कर रहे हैं? जी। 30 और सालों तक? हाँ, लगातार। और ये जो किस्सा हुआ था तो उसमें वो मैंने उसके उन ओरिजिनल शूटर्स के नाम और वॉचर और ये सब पूरी जो टीम होती है 7-8 लोगों की, उसके ओरिजिनल सारे नाम मुझे मिल गए थे मेरे एक सोर्स से। ठीक है। और मैंने छाप दिए। अब वो कल मर्डर हुआ है, आज सुबह के रिसाले में आपका बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो खबर के रूप में पूरा तबसरा छपा हुआ है कि साहब इन लोगों ने मारा है और कैसे कहाँ भाग के निकल गए हैं, वो सब छपा है उसमें। उनको चिंता हो जाती है क्योंकि उनकी एक काम करने की पद्धति है, उनका एक तरीका है। वो लोग क्या करते हैं कि जब इस तरह का कुछ होता है तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका जो असली कारीगर है, वो लोग कारीगर बोलते हैं शूटर को, तो उनका कारीगर ना पकड़ा जाए। तो वो क्या, उनके पास में छोटे छोटे पंटर होते हैं, अंतिम पंक्ति के प्यादे, उनको वो लोग दूसरी गन्स के साथ में पुलिस में जमा करवा देते हैं सेटिंग से कि साहब इनको रख लीजिए। उनके पास में हथियार भी दे देते हैं। जो चिल्लम चिल्ली चल रही है, हल्ला हंगामा चल रहा है एनजीओज का, पत्रकारों का, वो शांत हो जाएगा। तो पुलिस वाले भी अपना उनको उठा करके ले आते हैं, जमा कर लेते हैं, हमारे सामने बुर्के पहना करके या मास्क पहना करके परेड करवा देते हैं। हम लोग भी ताली बजा करके और उनकी तस्वीरें खींच के छाप करके बोल देते हैं भैया केस डिटेक्ट हो गया। थोड़े समय में वो केस जो है वो सारे डिफंक्ट और सब गलत सबूत रहते हैं। हथियार जो बरामद होते हैं उनके कैलिबर, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जो हैं वो मैच नहीं करती हैं, बैलिस्टिक रिपोर्ट्स, वो सारे के सारे बाद में छूट जाते हैं। और तब तक लोग भूल चुके होते हैं। भूल भी चुके होते हैं और अगर आप याद भी रखेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे। तो अब वो उसको तो परेशानी आयद होना तय है। उसने फ़ोन किया दोपहर 2 बजे के आसपास। हमारे यहाँ का एक प्यून जवान बंदा था, तो उसने फ़ोन उठाया। इन्होंने कहा मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ, तो बोलते मैं पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। तो बोले मेरे से बकवास मत कर, मैं वाकई छोटा शकील बोल रहा हूँ, ये सब वो सब। तो उसने बोला कि अरे छोड़ो यार, वो विवेक साहब तो 6-7 बजे आते हैं। और ये करके उसने फ़ोन बंद किया। उसको मन में ये हुआ कि यार ये क्या बकवास है। उसने दोबारा फ़ोन लगाया, बोले कि तुम्हारे किसी सीनियर से बात कराओ। तो संध्या जनसत्ता भी अखबार जो है वो हमारी ही डेस्क से निकला करता था, तो उसके प्रभारी जो हैं वो वहाँ बैठे हुए थे, उनको दे दिया। उसने फ़ोन लेते से ही कहा हेलो, इधर से सीधे आया गोली की मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ। इनके बेचारों की हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कभी ना शकील से बात किया था, ना शकील के किसी कॉकरोच से बात की थी। वो बेचारे डर गए। बोले नहीं देखिए आप उनसे ही बात करना, विवेक अग्रवाल से, और वो जब आएंगे तब बात करना। तो बोले कब आते हैं विवेक? तो उन्होंने बताया ऐसा। मैं आया तो करीब 7 बजे के आसपास फ़ोन आया और काफ़ी नाराज़ था। मुझे कहा कि आपने मेरा बंदों के नाम छाप दिए, ये सब किया, मेरे लोगों के नाम नहीं छापना। मैंने कहा क्यों नहीं छापना? जब विवेक अग्रवाल जैसे 2 कौड़ी के इंसान को ये खबर मिल सकती है कि कौन शामिल थे, तो क्या पुलिस को नहीं पता होगा? तो बोले पुलिस को तो हम सेटिंग करके रखते हैं ना, आपको नहीं छापना है। मैंने कहा देखिए गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी तरफ है। आपके यहाँ से लीकेज है और अगर वो लीकेज मेरे तक आएगा तो मैं छापूंगा।
ये मेरा धर्म है, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। ये बात आपने छोटा शकील को बोली? क्यों नहीं बोलेंगे? मृत्यु अटल सत्य है। यदि मृत्यु से घबरा करके आप अपना काम रोकते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख जीवन में कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। और एक बात कहता हूं कि आप सबसे बड़े अपराधी तब हैं जब आपको बोलना है और आप नहीं बोलते, जब आपको विरोध करना है और आप नहीं करते। और एक अपराधी, इस स्ट्रेचर का गैंगस्टर डॉन, वो तब उस आदमी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है जब वो ईमानदार हो, जब निरीढ़ दिखाता है। हाँ। तो जब मैंने उससे कहा कि ये तो संभव नहीं होगा, तो उसने तमाम तरह के जो लालच दिए जा सकते हैं, प्रलोभन हो सकते हैं, वो सब करने का प्रयास किया। मैंने उनसे कहा कि देखिए ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए। फिर बाद में करीब करीब 45-50 मिनट ये कॉन्वर्सेशन टेलीफोन पे चली। वो दुबई से बात कर रहे थे। तो आखिरी में ये हुआ कि अगली बार से जब भी कभी आपको कुछ खबर जाननी हो, कुछ भी है, तो आपको मैं एक नंबर देता हूँ, इस नंबर पे आप मुझे फ़ोन कर लिया करें। यदि मैंने उठाया तो ठीक है, आप मेरी आवाज़ पहचान लेंगे, नहीं तो मेरा एक कारिंदा उठाएगा। आप उसको सिर्फ विवेक अग्रवाल जनसत्ता 3 शब्द बोलिएगा, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं 2 घंटे में कॉल बैक करूंगा। और ऐसा कम से कम 100 बार या 150 बार या 200 बार तो हुआ ही होगा, जब मैंने किसी खबर के लिए क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, चाहे उसका गैंग का क्यों हो ना हो, दोनों स्थितियों में उसको कॉल किया है और रिस्पॉन्स आया है। तो ये सिर्फ विवेक अग्रवाल की कहानी नहीं है। मुंबई में ये सिलसिला कब तक चला? ये सिलसिला चला है 2015 तक। 2015 तक, जब तक कि मेरी वो पहली किताब मुंबई नहीं आ गई, जिसमें आपने दाऊद की पिक्चर छापी। हाँ, और वो दाऊद की कराची में मोइन पैलेस के अंदर जो स्विमिंग पूल है उसके सामने खड़े हुए कि दाऊद की पहली और आखिरी तस्वीर कराची की छापी गई। उससे वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है मुझसे बड़ा नाराज़ हो गया और उसके बाद वो संपर्क जो है वो समाप्त हो गए। वरना उसके पहले तक तो काफ़ी सारी सूचनाएं। और उस पिक्चर का एक्सेस कैसे मिला था आपको? वो माफ़ कीजिए, बताना मुफीद नहीं होगा, लेकिन ये है कि काफ़ी बड़ा एक सस्टेन्ड ऑपरेशन किया था जिसके तहत वो चीज़ मुझ तक आ पाई थी। मैं इसलिए हैरान हो रहा हूँ विवेक जी बात सुन के कि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने इतनी कोशिश की और उसके घर से 400 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाई, और आप उनके घर के अंदर के स्विमिंग पूल की अगर तस्वीर ले रहे हैं, इसका मतलब जिस आदमी ने वो तस्वीर खींची है, आपकी पहुंच उस आदमी तक तो है, तो आप ज़्यादा आगे पहुंच गए हैं। एक कारण क्या होता है आपको मैं बताऊं कि क्रिमिनल हो, इन्फॉर्मेंट हो, इवन पुलिस वाले या इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो ऐसे जर्नलिस्ट पे, ऐसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के साथ में जुड़ना और उससे बात करना या उस पर ट्रस्ट करना ज़्यादा मुफीद समझते हैं, बेहतर समझते हैं, जो पैसों के लिए काम नहीं करता, जो अपने काम के प्रति, स्वयं के प्रति बहुत ईमानदार हो। उसका नतीजा है कि बिना एक चवन्नी खर्च किए हुए वो तस्वीरें हासिल हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसके पीछे 5.5 लाख रुपए लगे, वो अलग कहानी है, तैयारियों कर, लेकिन उस पिक्चर की कीमत नहीं है कि मैंने किसी से पैसे देके खरीद ली। उस पिक्चर को हासिल करने के लिए जो 1-2 साल सस्टेंड ऑपरेशन चला, उसके लिए जो खर्चा हुए, जो भी कुछ हुआ, वो अलग। और वो तस्वीर कितने सालों बाद दाऊद की लेटेस्ट तस्वीर थी? वो उससे पहले की आखिरी तस्वीर तो 90s में शारजा की थी शायद, है ना? वो सारी की सारी तो जो शारजा क्रिकेट मैच और इसकी उसकी थी, या हमारे यहाँ की मुंबई की ही एक बहुत अच्छी लेडी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू जब किया था तब वहाँ से, घर से या ऑफिस से जो भी पिक्चर उनकी शूट हुई थी वो सब थी, वो सारी आई हैं। ये उसके बाद में भी कुछ एक तस्वीरें आई हैं जिसमें मूछें नहीं हैं या ये सब है, लेकिन वो टाइट क्लोजअप या क्लोजअप हैं जो किसी चैनल ने या किसी अखबार ने दिखाए। लेकिन ये पहली तस्वीर है जो पूरी दाऊद इब्राहिम को खड़ा हुआ दिखाती है और उसके उस दौर के आउटफिट के साथ में दिखाती है। और वो जो तस्वीर है, यदि आप अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे तो, किताब के कवर पे है वो, तो उससे हूबहू वैसा का वैसा आज भी वो दिखाई देता है जी। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी नागवार हो गुजरी उन लोगों को। तो ठीक है, आपने अपना कर्तव्य पूरा किया, उन्होंने अपनी चीज़ कर ली, चलता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, प्रोफेशन।